शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि किसी सूरत भी पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शोहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगी तस्वीरें लड़के को दिखा दिखा कर ही तो इसे अपने जाल में फंसाया था। यूँ मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फ़ौरन बाद मैं मेकअप दुरुस्त करके ही निकलूं। कुछ ही देर के बाद लाइट आ गई। जूं ही मैं बाहर निकली तो शोहर पर नज़र पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज मेरी शादी होने जा रही थी, वो भी बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर की हो गई थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी गहरी सांवली रंगत को देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो इस मोबाइल का जिसके ज़रिए मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने इस लड़के को अपने तस्वीर फ़िल्टर लगा लगा कर दिखाई थी। मेरी भाभी मेरे कमरे में आई तो मुस्कुरा कर कहने लगी, पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है कि ऐसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस इतनी कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, वरना ये चमक दमक सारी पसीने से बह जाएगी और तुम्हारी असल रंगत देख कर तुम्हारा मियाँ डर जाएगा। मैंने इसकी बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, इसलिए रुखसत होकर मियाँ संग चली गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे अचानक भाभी की बात भी याद आ गई जिसने कहा था कि किसी सूरत भी पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शोहर तेरी कारी सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगी तस्वीरें लड़के को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूँ मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फ़ौरन बाद मैं मेकअप दुरुस्त करके ही बाहर निकलूं। कुछ ही देर के बाद लाइट आ गई। जो ही मैं बाहर निकली तो शोहर पर नज़र पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरी रंगत देखते ही उठकर चला जाता था। मैं अपनी तीनों बहनों में गहरी सांवली रंगत रखती थी। हालांकि मेरे नकुश बहुत खूबसूरत थे, सडोर जिस्म की मालक थी, घरदारी में भी महारत थी। बस एक रंगत से ही मार खाती थी और हमारे मुआशरे में मुझ जैसी लड़कियों की खैर खूबी, यहाँ तक कि आला तलीम भी इनकी सांवली रंगत में छुप जाती थी। सामने वाले को ना ही हमारी सलीका शुआरी नज़र आती है और ना ही हमारी तलीम और ना ही खूबसूरती, इन्हें तो बस नज़र आती है तो हमारी गहरी सांवली रंगत। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे वालिदैन से कहने लगते कि ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी के लिए इरादा हो तो बता दीजिएगा। पहले पहल तो मेरी वालदा ऐसे लोगों को बुरा भला कहती कि कैसे मुंह भर ही दूसरों की बच्चियों में ऐब निकाल कर चले जाते हैं। ज़रा शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या इसके वालिदैन पे ये सब कैसे सुनते रहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के सामने खुद को सजाए इसलिए बैठ जाओ कि शायद इसे पसंद आ जाए और वो आपके सामने ही छोटी बहन को पसंद कर जाए, तो कैसी हज़मियत का एहसास होता है। जैसे मैं बहुत गिरी पड़ी सी चीज़ हूँ, जब किसी दूसरे को आप पर फोकियत दी जाए। न जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र को पहुँच गई थीं, इसलिए मेरी माँ अब मेरे लिए आने वाले रिश्तों के बारे में सोचने लगी। जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते हैं, यके बाद दीगरे मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियां हो गई। मुझसे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी, जो हर बार मैं खुद को आईने में देखती तो एक सांवली रंगत को हटाकर तो मुझ में कोई और बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ ये स्याह रंगत ही क्यों नज़र आती है। पहले पहल तो मैं रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाने लगी थी, लेकिन
कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसा जमा करके अच्छे पार्लर से वाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर बार नाकाम ही गुजरा था। अब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो रिश्तों के मेयार भी बदलने लगा। पहले मुझ में लोगों को सिर्फ एक ही ऐब नज़र आता था और वो मेरी सांवली रंगत, लेकिन अब मेरे ऐबों में इजाफा होने लगा था। मेरा दूसरा ऐब मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता वक़्त पर हो जाता और लोग मेरी रंगत की बजाय मेरी दूसरी खूबियाँ देख लेते तो मेरी भी शादी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाक याफ्ता रिश्ते आने लगे, या फिर उन हजरात के जिनकी बीवी मर चुकी होती और इनके एक दो बच्चे होते, लेकिन मेरी किस्मत के मैं इन्हें भी पसंद ना आ सकी। अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो जी चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं, जो आज तक किसी को पसंद ही नहीं आ सका। मैं बहुत उदास और मरहूम रहने लगी थी। मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आने लगा। जब मेरी छोटी बहनें अपने शोहर और अपने एक दो बच्चों के साथ आती तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। इनके शोहरों के सामने भी नहीं जाती थी कि कहीं मुझे देखकर वो मेरा तमस्कर ना उड़ाने लगें कि हमारी माँ इस काली के लिए हमारे रिश्ते पसंद करने आई थी। मैं बहुत मनफी सोचने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी वालदा मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थीं। अब वजीफ़े पढ़ने लगी थीं। किसी ने मुझे बताया कि सिदरा, ये किस दिन का वजीफ़ा है, एक दिन का नागा मत करना। मैंने सुना है कि जिसने भी ये पढ़ा है 21 दिन में इसका रिश्ता तय हो जाता है। मैं चुपचाप वो वजीफ़ा शुरू कर देती, लेकिन 21 से 22 दिन भी गुजर जाते और इसके बाद भी बहुत सारे दिन महीने गुजर जाते, पर मेरी किस्मत का सितारा भी मेरी रंगत देखकर शायद मांद पड़ गया था। जिस अज़ियत से मैं दो चार थी वो मैं ही जानती थी, या मेरा रब। वजीफ़े कर के भी मैं तंग आ गई थी। अल्लाह के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मेरी आजमाइशें शायद अभी बाकी थीं। फिर मुझे मेरे कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरी रंगत जैसी ही थी, बल्कि इसके तो नकूश भी कम थे। वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। मैं हैरत ज़दा रह गई कि मेरी एक यही दोस्त बची थी जो मेरी तरह अभी कंवारी थी। बाकी तो सबकी शादी हो चुकी थी। अब बस मैं अकेली रह गई थी और मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने मोबाइल में इसके होने वाले शोर की तस्वीरें देखी। तो वो तो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे तो अपनी दोस्त की रंगत पर भी रश्क आने लगा। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वह मुझसे कहने लगी, सिद्रा, मेरी शहाब से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, और ऐसी मोहब्बत हुई कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने अपनी दोस्त को ताज्जुब से देखा, फिर पूछा, तुमने शहाब भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ, मुझे ये बात भी हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो वाकई मोहब्बत अंधी ही होती है, जो इसकी तस्वीरें देखकर भी वो शख्स हाँ कर बैठा। काश ऐसा कोई अक्ल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहली बार इसने अपनी तस्वीर फ़िल्टर में खींचकर ही भेजी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मोहब्बत परवान चढ़ गई तो फिर मेरी रंगत से भी इसे कोई शिकायत नहीं रही थी। ये सुनकर मुझे शादी के लिए यही एक रास्ता समझ में आने लगा। अब अगर मुझसे भी कोई किसी को मोहब्बत हो जाए और मेरा रिश्ता भेज दे तो मेरा भी घर बस जाए। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक पे बहुत से खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखकर जो भी मुझे इनमें से अच्छे लगे इन्हें मैसेज करने लगी। पहले तो मैं इनकी तस्वीरों पे लाइक करने लगी, फिर होश भरे कमेंट भी करने लगी थी। फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद ही भेज दी, जो कि फ़ौरन कबूल कर ली गई। मैं खुश हो गई। मैंने अपने फेसबुक पर एक खूबसूरत और अदाकारा की तस्वीर लगाई थी। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। हम मैसेंजर पर बात करने लगे। ये सुनकर
कि वो अभी कुंवारा है और उम्र में भी मुझसे बस से 1 साल ही बड़ा है। मैं तसव्वुर में ही इसे अपना शौहर सोचकर खुश होती रहती थी और फिर वो भी मेरे ही शहर में रहता था। इस लड़के का नाम अशर था। नाम भी अच्छा था, इसलिए मुझे मालूम हुआ कि ये तस्वीर इसी की है। 1 महीने के बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। पहली बार अशर ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बहुत शरीफ लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर आउट हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। इस लड़के ने कहा कि मैं इसे अच्छी लगने लगी हूँ और वह मेरे बारे में संजीदगी से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आने लगी। मैंने सोचा कि मेरे नए नक्श तो बहुत प्यारे हैं, क्या हर्ज है कि मैं फ़िल्टर से अपनी रंगत गोरी करके इसे तस्वीर भेज दूं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं तस्वीर में इस लड़के को भेज दी। जैसे इसने मेरी तस्वीर देखी, मैंने अपनी तस्वीर दोनों जानब से डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा, सिद्रा तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके इस लफ्ज़ ने मेरी अंदर की महरूमियों को मिटा दिया था। कई साल से मैं सिर्फ अपने ऊपर नुक्ताचीनी ही सुनती आ रही थी। पहली बार जब इसने मेरे हुस्न की तारीफ़ की तो मुझे लगा कि मैं हवाओं में परवास कर रही हूँ। कहने लगा, तुम्हारे नक्श किसी किताबी चेहरे जैसे हैं। इन लफ्ज़ों ने मुझे शर्माने पर मजबूर किया था। पहली बार मेरी रंगत के अलावा भी किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। फिर ये सिलसिला चल निकला था। वो अक्सर मेरी तारीफ़ करने लगा था और तभी मुझे मालूम हुआ कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने इसे अपनी तालीम बता चुकी थी और ये भी कि मैं अमूर ख़ानदानी में भी बहुत माहिर हूँ। बहरहाल हमारे ख़यालात और मिजाज बहुत मिलते थे। 4-5 माह लगे थे, फिर अशर मेरे लिए रिश्ता भेजने पर इसरार करने लगा और अब मैं ये सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने इन्हें अपना राजदार बना लिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल ले। और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरा रिश्ता देखने जिस दिन अशर के घर वालों ने आना था, मैं खूब तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी वालदा से यही कहा था कि अशर का रिश्ता इनके किसी जानने वाले के तवस्सुत से आया था। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और फिर अपनी रजामंदी भी दे गए। अम्मी भी खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। अम्मी जब अशर को देखकर आई तो कुछ चुप चुप सी थी। मैंने भाभी से पूछा कि इन्हें अशर कैसा लगा। कहने लगी, देखने में तो हैंडसम है। तुमने मोहब्बत की है तो ज़ाहिर है सोच समझ कर ही की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 माह बाद मेरी शादी भी हो गई। जब मैं लाइट ना होने की वजह से वॉशरूम में चली गई थी और फिर जब लाइट आते ही अपना मेकअप दुरुस्त करके बाहर आई तो अशर बेड पर ही बैठा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था, तस्वीर जैसा। मैं शर्माती हुई इसके पास आकर बैठ गई। कुछ लम्हे तो हम दोनों के बीच खामोशी से गुजर गए। फिर अशर ने कहा कि तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैं बहुत खुश थी। बस अंदर से कहीं ये डर था कि मेरा मेकअप धुलने के बाद कहीं अशर की मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगा, जाओ जाकर हल्का लिबास पहन लो। इस गर्मी में इतने भारी पर कम लिबास में तुम परेशान हो रही होगी। मैं ये सोच रही थी कि जैसे ही से पता चला कि मेरी रंगत सांवली है, हालांकि मैं 1 महीने से खुद को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी कि अशर से सच कह दूं, लेकिन आज तो लग रहा था कि मेरे मुंह में ज़बानी किंग होकर गई है। मैंने सोचा मुंह धोकर इसके सामने आ जाती हूँ। अगर वो गुस्सा हुआ तो रो रो कर इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगी। आखिर मोहब्बत तो वो मुझसे करता है ना। और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर इंसान ऐसी बातों को सामने नहीं रखता। मैं उठकर वॉशरूम में चली गई और मुझे एक दूसरी हैरत का झटका इस वक्त लगा जब मैं आम लिबास और दूल्हे मुंह के साथ इसके सामने बैठी थी। वो ना हैरान था और ना इसके चेहरे पर कोई नागवारी थी। हालांकि वो गोरी रंगत के मालिक था, लेकिन मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी तमाम तर ज़ेबाशों के साथ इसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो।
फ़िल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत नकोश पर गोरी रंगत कोई जच नहीं रही थी। मैंने तसव्वुर में सोचा कि अगर तुम्हारी रंगत गंधमी हो तो तुम और भी ज़्यादा प्यारी लगोगी। सादगी में भी तुम इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हो। इस तरह जितनी तस्वीर भी थी तुम्हारे नक्कोश पर तुम्हारा यही रंग जचता है। अशर की बात सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। क्या वाकई मैं इसे ऐसे ही अच्छी लगती हूँ? कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और इस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेर कर दी। अशर ने जब खड़े होने के लिए बेड के साइड पर रखा, स्टैंड अपने करीब किया और इसके सहारे से वो खड़ा हुआ। ये देख कर मेरे तो होश ही उड़ गए कि वो एक टांग से मजबूर था। वो लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था और मुझे लगा कि इस कमरे की सजी सजाई छत मेरे सर पर आन गिरेगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझ कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत बुरी लगने लगी। घुटने से नीचे टांग बिल्कुल गायब थी। ये देख देख कर मेरे दिल में होल उठने लगे और आंसू मेरी आंखों से जारी होने लगे। दिल चाहा कि अपनी कम अकली पर दाड़े मार मार कर रोऊं। ऐसे शोर से बेहतर था कि मैं शादी ही नहीं करती, उम्र भर मेके की दहलीज पर ही गुजार देती। कमरे के बाहर मेरी नंद थी। इसके हाथ में दूध का गिलास था और वो इसे साइड टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी बंद हो गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अम्मी के चुप होने की वजह समझ में आ रही थी। भाभी का क्या था? वो तो चाहती ही ये थी कि मेरा बोझ भी भाई के सर से उतरे और वो अकेली घर में राज करे। अम्मी तो पहले ही मेरे लिए परेशान और बीमार रहती थी, चाहकर भी मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सिसकियों से रोने लगी थी। अशर मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे। फिर कहने लगे, तुम्हारी वालदा और भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो तुम्हें हर बात से आगाह कर दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकवा भरी नज़रों से इन्हें देखा, फिर बोली, ये बात आप मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो कहने लगे कि हमारा रिश्ता ज़ाहिरी का नहीं था। हमने एक दूसरे को देखने से पहले ही पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारी। अब मैं क्या कहती कि मैंने तो 100 लड़कों की तस्वीरों को देखकर इसे पसंद किया था, लेकिन जैसे ही अशर ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से इनका हाथ पीछे कर दिया और उठकर सामने सोफे पर लेट गई। कुछ पल तो वो मुझे हैरत से देखते रहे, फिर खामोशी से लेट गए। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं अशर से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था। मेरी सास मेरी सलीका मंदी से बहुत खुश थी। मेरी नंदें जब घर आती तो किस्म किस्म के मेरे हाथ से बने मज़ेदार खाने खाकर मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती थीं। जब मैं इन्हें इनकी शोर के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर से जल कर रह जाता। मेरा मियाँ तो इस काबिल भी नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर ही कहीं ले जा सके। अशर पहले पहल तो मुझसे मेरे रवैये की वजह पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर लगे रहते और मैं दूसरों के शोर को देखकर चलते फिरते देखकर अपना जी जलाती रहती। सोफे पर उठते बैठते हुए अशर को हमेशा मुश्किल पेश आती थी, लेकिन मैंने कभी इनका हाथ थाम कर उठने या बैठने में मदद नहीं की थी। मैं बस नागवारी से मुंह फेर लेती थी। मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्तेदार देखने वाले को नज़र नहीं आ सके थे, मेरी सासों नंदें इसी की तारीफ करती नहीं थकती थीं। वापसी का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब मुझे रहना ही यहीं था तो दिल तो लगाना ही था। अशर जब भी मुझसे अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ मांगते तो मैं चिढ़ कर जवाब देती थी। अपने अंदर की हसरत अब बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मेरी हर कड़वी बात चुपचाप सुन जा रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे अपने लफ्ज़ों की सख्ती का ज़रा भी एहसास नहीं था। मैं ये तक कह देती कि हर काम मुझे आपका करना पड़ता है। अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतने काम ना करने पड़ते। मैं तो आपके साथ
कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे मुझे। मेरी बात का तो वो कोई जवाब नहीं देते थे। बस एक चुप थी जो उन्होंने साध ली थी। बस इतना कह कर के तुम मेरे काम मत किया करो। हालांकि मैं इनके काम ज़्यादा करती भी नहीं थी। ज़्यादातर वो घर में ही रहते थे, क्योंकि इनका सारा काम लैपटॉप पर ही था। वो रहते भी अपने कमरे में ही थे। पर कुछ देर वो अपनी वालदा के पास बैठ जाते, बातें करते थे। अशर अपने वालदैन में के इकलौते बेटे थे। बाकी दो बहनें थीं। एक बार मुझसे कहने लगी कि वो काम से बाहर जा रहे हैं, अगर मैं मेके जाना चाहूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं ले जा सकें। ये सुनकर इनका चेहरा बुझ सा गया था। कहने लगे कि कहीं ने इन्हें गाड़ी चलानी आती है। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। फिर मैंने सोचा कि यकीनन गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। कुछ मुझे भी ये तजस्सुस सा हुआ कि देखूं तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं इनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और एक पाँव से वो बड़ी महारत से गाड़ी को कंट्रोल किए जा रहे थे। कुछ अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी थी। सुरख सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो साथ से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी कि कैसा खूबसूरत नौजवान है, पर बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। इसकी बात हम दोनों ने ही सुनी थी। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा कि अगर इन्हें पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले की टांग ही नहीं है तो फिर देखूं कि मैं कि किस पर तरस आएगा। इसने मेरे ज़ख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखकर अशर समझ गए कि मुझे इस लड़के की बात बुरी लगी है। इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नज़र से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे इस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी अशर के मुंह से अपनी तारीफ। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करें। ऐसी बातों के जाल में फंसकर मैं पछता रही हूँ। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। मैंने सख्त लहजे में कहा और अपने घर के बाहर उतरने लगी तो वो कहने लगे, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर वापस लौट जाती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। घर आई तो वही भाई भाभी के झगड़े। भाई की आमदनी कम थी और इस बात पर भाभी हर वक्त नाला रहती थी। अगले रोज़ मुझसे मिलने मेरी वही दोस्त चली आई। इसके चेहरे पर अफसरदगी छाई हुई थी। मैंने इससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरा शोहर मुझे रंगत के लिए ताने देता रहता है। कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मैके भेज दिया है कि तलाक दे दूंगा। हालांकि इसके छोटे से घर और कलील तनख्वाह पर भी मैं खुशी से गुजारा कर रही थी। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल चली गई। भाई मुझे छोड़ने आए थे। दरवाज़ा एक मुलाजमा ने खोला था। भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर जा चुके थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदें बुलंद लहजे में मेरी ही बात कर रही थी। अशर से कह रही थी कि तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अशर, जो इस काली महारानी को सर पर चढ़ा रखा है। कितनी खूबसूरत लड़कियां थीं जो तुमसे शादी पर राजी थीं। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो ज़रा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? इसकी रंगत देखकर तो मेरा जी मतलाने लगता है। अपनी नंद के मुंह से ये बात सुनकर मैं हवास भागता हुई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती थी। अशर ने फ़ौरन से कह दिया, सिद्रा मेरी बीवी है, वो कितनी खूबसूरत है ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं इसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने तो आप बिला लिहाज बोले चले जा रहे हैं, लेकिन अगर सिद्रा के सामने आप लोगों ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशर आप भी मेरी ही तरफदारी कर रहे थे, तो तुम्हारी ही वजह से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना वो जो करती है वो 2000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास भी मेरे लिए ऐसे ही ख्यालात रखती थी। मैं ये सुनकर चुप करके रह गई थी। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था।
अगर मुझे इस घर में इज्जत मिल रही है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। वो शरी थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब अशर कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। कहने लगे कि तुम कब आई? मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं इनके करीब आ गई और इन्हें सहारा देते हुए बैठाया और खुद फर्श पर इनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों में बैठा देखकर हैरान रह गए। कहने लगे सिद्रा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इनकी बात अभी मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपने रवैये की इनसे माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि ज़ाहरी कमी अहमियत नहीं रखती, इंसान का इंसान होना ज़रूरी है। अशर ने मुझसे मोहब्बत की थी इसलिए मेरी कोई खामी इन्हें खामी ही नहीं लगी और मैंने इन्हें देखकर इनकी चाक की थी इसलिए इनके गुज़ारी ऐब देखकर दिल बर्दाश्ता सी हो गई थी। मुझे बर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे पास एक बेहतरीन शौहर था। बहुत से हाथ पांव सलामत वाले मर्द होंगे, कम तनख्वाह पर लड़ने वाली बीवियों से कहीं ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मुझे किसी भी बात का कोई मलाल नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।